क्लास 12, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, एक्चुअली में ये जो अब नहीं तो कब है ना, वो अब टैगलाइन प्रूव होने वाली है, बिकॉज नाउ यू आर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि अब आपको आपके चैप्टर्स के क्विक रिकैप की ज़रूरत है ना। अगर वो रिकैप प्रॉपर नहीं मिलता है तो यू समहाउ लैग somewhere in your exams। तो उसी चीज़ को पूरा करते हुए, दिस इज आयुषी अग्रवाल, आई नो यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ माई नेम। आई हैव परस्यूड, चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, एमटेक फ्रॉम IIT रुड़की। और आपके एग्जामिनेशंस के प्रेशर और उसके क्रिटिकल टाइम को देखते हुए मैं अपने चैनल पर स्पेशली आप लोगों के लिए 3 आवर्स का, मतलब जितने टाइम लिमिट में आप लोग अपनी मूवीज़ कंप्लीट करते हैं उतने टाइम लिमिट में आपका जो सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करता है जेनेटिक्स चैप्टर, जिसमें आपको बहुत कंफ्यूजन भी होता है। उसका मैं पूरी तरीके से रिकैप तो नहीं बोल सकती, बट हाँ आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊंगी। एंड आई गारंटी यू कि इफ़ यू विल वॉच ऑल दिस complete lecture of this particular chapter, you will not get any of the confusion। अगर उसके बाद फिर भी कोई confusion होता है तो I am there in the comment section to solve all your queries। और ये 3 घंटे वाला जो लेक्चर है ना, मूवी तो एट अ स्ट्रेच चलती है, बट हाँ मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करूँगी। आई विल गिव यू दी लेक्चर्स विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 20 to 25 मिनट्स, जिससे आपको रिविजन भी हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, आपको बोर भी ना लगे। चलो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद दिस जेनेटिक्स पोर्शन। ओके, सबसे पहले जेनेटिक्स होता क्या है वो देखेंगे हम। जेनेटिक्स एक्चुअली में जो वर्ड है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ना। पूरे चैप्टर में आपने 2 ही चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहला है हमारा इनहेरिटेंस और दूसरा है हमारा वेरिएशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इनहेरिटेंस और वेरिएशन में, वो हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम जेनेटिक्स पर आगे और बढ़ पाएंगे। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस दैट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, दिस इज द इनहेरिटेंस। ओके, अब जब इनहेरिटेंस ही ये है कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स है, जेनेटिक्स में भी हमने यही पढ़ा, तो इस वेरिएशन का क्या रोल? देखो, अगर आप अपनी चीज़ों को क्वेश्चन मार्क्स के थ्रू पढ़ते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में हमेशा से ही रह जाती हैं। जिन बच्चों ने मेरे यूजुअल लेक्चर्स भी वॉच किए होंगे चैनल पर, उनको ये बात अभी तक क्लियर हो गई होगी कि आई यूजुअली एक्सप्लेन द थिंग्स विद अ क्वेश्चन मार्क पॉइंट, बिकॉज दैट क्वेश्चन मार्क ऑलवेज पिंचेस इन योर माइंड, है ना। तो उसी को देखते हुए अब ये वेरिएशन क्या होता है? इनहेरिटेंस तो हो गया ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। वेरिएशन जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो रहे हैं कैरेक्टर्स, तो देयर आर सम वेरिएशंस दैट कम्स इन विद इन। जैसे कि जो सिबलिंग्स होते हैं, पेरेंट्स आर द सेम बट वी हैव गॉट मेनी चेंजेस इन आवर सिबलिंग्स, ईदर इट बी बिहेवियर, ईदर इट बी अपीयरेंस, ईदर इट बी आवर नेचर। किसकी वजह से? इस वेरिएशन की वजह से। तो इन दोनों चीज़ों का अगर हम एमलगेमेशन लगाएं तो इट इज ऑल इंक्लूडेड विद इन दिस जेनेटिक्स। चलो ये तो हो गया एक पॉइंट। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको इसी वेरिएशन के रिस्पेक्ट में जो मैं बताऊंगी वो ये है कि ऑल द इंडिविजुअल्स आर अप्रॉक्सीमेटली 99.9% सिमिलर। जितनी गारंटी आपको वो सैनिटाइजर दे रहा है ना 99.9% जर्म्स मारने की, उतनी ही सिमिलैरिटी होती है इंडिविजुअल्स में। लेकिन उसके बाद भी हर एक इंडिविजुअल डिफरेंस है, स्पेशली बहुत सारे कैरेक्टर्स में बहुत सारे डिफरेंस है। हर एक इंडिविजुअल का अगर बहुत माइन्यूट पॉइंट मैं आपको यहाँ कंसिडर करवाऊं तो यस, द फिंगरप्रिंट्स ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, बट वी आर 99.9% सिमिलर। दैट मीन्स all the genome, that the difference within the particular genome in our body is only 0.1%, है ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ा होगा आपने, कैसे है ये 0.1% का डिफरेंस, इतने बड़े वेरिएशन का रीजन, वो हम अपने सब्सिक्वेंट चैप्टर में, मतलब जैसे जैसे हम चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे वैसे वैसे देखेंगे। लेकिन उससे पहले चैप्टर को एक्चुअल स्टार्ट देने से पहले ये वाला जो लेक्चर है वो जैसे आपकी फिल्म्स का ट्रेलर बन जाता है ना, एक इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में एक आइडिया दे देता है कि क्या होता है, वैसे ही जेनेटिक्स में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आने वाली हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, कर भी रही होंगी, उसको डिस्कस करूंगी मैं। उसके बाद चैप्टर की डिटेलिंग्स पर आगे बढ़ूंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जैसे कि जीन, क्या होता है जीन? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए, ठीक है। कैसा सेगमेंट है? हेरिडिटी पोर्शन है।
It is responsible for the hereditary, that means gene has that responsibility to transfer the characters from the parents to the offsprings. ये होता है जीन, ठीक है। एक सेगमेंट है डीएनए का, पूरा डीएनए नहीं ले सकते। मान लो ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, चलो बना ही देती हूँ। डायग्राम बनाना मेरा फेवरेट काम है, तो फेवरेट काम को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए अपने, है ना। ये है हमारा डीएनए। हाँ, डीएनए बनाने में भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब वो डीएनए बनाने में आता है तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, ये है ऐसे ऐसे बनाया और फिर इसके साथ साथ में ऐसे ऐसे चलाते हैं। ये नहीं होता है डीएनए कभी भी, ठीक है। डीएनए हमेशा वैसा बनता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर वैसा होता है, ये कोई डीएनए नहीं है, ठीक। ये बात बहुत छोटी सी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आपका करियर बायोलॉजी होने वाला है, सिर्फ एग्जाम के बाद नहीं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं जीन को मार्क करूँ तो जीन क्या है, दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर डीएनए कैन बी कंसिडर्ड एज अ जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या फिर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑल्सो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, एलील। एलील होता है कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। एग्जाम्पल सबको अच्छे से याद होगा, आपने अपने यूजुअल क्लासेस में पढ़ा है, कैपिटल डी, स्मॉल टी, टॉल और डॉर्फ को रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे। क्या है ये, एलील्स है, कंट्रास्टिंग फॉर्म है एक ही कैरेक्टर के। एक कैरेक्टर कौन सा है, हाइट, कंट्रास्टिंग ऐसे होगा, ये टॉल है, ये डॉर्फ है, तो कंट्रास्टिंग फॉर्म हो गए। एक और इम्पोर्टेंट बात इसी एलील के रिस्पेक्ट में कि ये जो एलील्स हैं वो सेम लोकस पे प्रेजेंट होती हैं ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो दो क्रोमोसोम मैंने यहाँ पर बनाए हैं, ये कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है सेम कैरेक्टर डिस्प्ले करेंगे एलील इन दो होमोलोगस क्रोमोसोम पर, सेम लोकस पर प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहाँ मैंने कैपिटल टी और स्मॉल टी का आपको एग्जाम्पल दिया है, तो मान लो कैपिटल टी का लोकस ये है, तो उसी वही सेम लोकस होगा उसकी कंट्रास्टिंग फॉर्म का भी, और ये दोनों प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है। अब जब होमोलोगस क्रोमोसोम की बात आ ही गई है तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में एक और डिस्कशन यहीं से, ठीक। देखो चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए अब आपको, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू राइट योर ईदर इट बी योर बोर्ड एग्जाम और योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिलेट द थिंग्स। और इस होमोलोगस क्रोमोसोम से आप सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को रिलेट कर पाते हो। फिर से बता रही हूँ, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये, तो इसको ध्यान से सुनेंगे हम। ये है हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम, ये और ये कैसे। अब जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहाँ पर जाएंगे, रेप्लिकेशन में जाएंगे। अगर अभी के लिए रेप्लिकेशन में डाउट है तो ध्यान रखो, जब डीएनए डुप्लीकेट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। डिटेल्स हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम जब रेप्लिकेट करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएंगे, मतलब डबल हो जाएंगे। यही मैंने आपको बताया रेप्लिकेशन में, है ना। अब ये दोनों जो हो गए, मतलब ये और ये क्या है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इसमें सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से होते हैं, ये दोनों को जब हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहे हैं तो ये जो दो आर्म्स हैं, मतलब एक ही के जो दो हैं वो है सिस्टर। देखो आप, एक सिंपल सी बात है, एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े रहेंगे तो हम इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ऐसे ही ये और ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। लेकिन अगर फिर से मैं आपको बताऊं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बारे में, तो ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ध्यान में रखना पड़ेगा आपको इस बात को कि ये क्या है सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। कंफ्यूजिंग पॉइंट है, एकदम से ध्यान में आना चाहिए, ठीक। उसके अलावा कुछ, अब इसके बाद आई थिंक होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गए होंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, जीन लोकस पता हो गया, पता चल गया अभी हमें वहां से क्या है जीन लोकस, इट इज दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर एन एलील इज लोकेटेड। तो जीन लोकस हो गया, वो पॉइंट आपने आपके सर्कल्स में भी ये पढ़ा होगा। उसके अलावा एलील की बात चली है, वाइल्ड एलील। जो एलील सबसे पहले डेवलप हुई थी उसको हम बोलते हैं वाइल्ड एलील। यूजुअली वाइल्ड एलील ही डोमिनेंट एलील होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं होती, जैसे कि अगर इसका मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो ब्लड ग्रुप्स में जो ओ ग्रुप है, ओ एलील है, वो वाइल्ड एलील है, क्योंकि वो सबसे पहले बनी, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन होते गए तो हमारी ए और बी एलील बनते गए और फिर वो ब्लड ग्रुप्स बनते गए। दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट फिनोमेना, पढ़ेंगे हम, ठीक। कुछ और चीजें छोटी छोटी,
आई नो बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी, सोच रहे होंगे कि ये क्यों बता रही है, बट हाँ मैम क्यों बता रही है हमको, बट हाँ कहीं कहीं पर आपको कोई ना कोई छोटा छोटा कंफ्यूजन होगा जो आपके क्वेश्चंस में आपको हैम्पर करेगा उसको आंसर करने के लिए। तो आपको ये जो है चीज़ें पता होनी चाहिए। जीनोटाइप क्या है, किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप कैसा है आप उसको बोलते हैं जीनोटाइप। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज फिनोटाइप। इस जीनोटाइप को जब आप फिजिकली एक्सप्रेस कर पाते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं फिनोटाइप। नाम से क्लियर हो रहा है, जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, फिनोटाइप आप उसका फिजिकल एक्सप्रेशन कर पा रहे हैं तो वो हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देने की जरूरत पड़ सकती है, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। कैपिटल टी स्मॉल टी का तो बहुत बार दे चुके हैं हम, चलो एक और ले लो, येलो और ग्रीन। फिजिकल एक्सप्रेशन येलो और ग्रीन, जीनोटाइप हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई। डोमिनेंट एलील को आप हमेशा कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, रिसेसिव एलील को स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यही क्राइटेरिया है। अब जैसे एक और कंफ्यूजन आता है शायद बच्चों के दिमाग में, ये होता है येलो, ये होता है ग्रीन। येलो को तो हमने वाई लिखा, ग्रीन को हमने जी क्यों नहीं लिखा, स्मॉल वाई क्यों लिखा, तो ये भी एक अगेन रूल है। अगर आपने डोमिनेंट एलील के लिए वाई लेटर चूज किया है तो ऑब्वियसली बात है रेसेसिव के लिए आपके उसके स्मॉल लेटर्स ही चूज करने पड़ेंगे। अगर डोमिनेंट कैप्स में है तो जो रेसेसिव है वो स्मॉल में रहेगा, ग्रीन में आप स्मॉल जी या कैपिटल जी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, टॉल और डॉफ के साथ तो हमें याद रहता है, बट हाँ इसके साथ जैसे येलो ग्रीन हो गया, राउंड और रिंकल्ड हो गया, उसके साथ याद में नहीं रहता, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। चलो जीनोटाइप फिनोटाइप हो गया। इसके बाद कुछ और टर्म्स, होमोजाइगस। देखो यहीं पर जो मैंने एलील का आपको एग्जांपल दिया है, होमोजाइगस का मतलब है दोनों जो एलील्स हैं वो सेम है, ईदर इट बी डोमिनेंट और इट इज रेसेसिव, बट यस द एलीलिक कॉम्पोजिशन इज सेम। फॉर एग्जाम्पल इट इज देयर इन दिस केस। इसका उल्टा जो है वो हेटेरोजाइगस है, दैट मीन्स देयर आर टू डिफरेंट एलील्स दैट आर प्रेजेंट विद इन दैट पर्टिकुलर जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऑब्वियसली इसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा वो येलो होगा, बट दिस इज अ हेटेरोजाइगस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हो गया। इसके अलावा आता है हमारा हाइब्रिड। क्या होता है हाइब्रिड? द ऑर्गेनिज्म और द प्रोजेनी दैट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग टू dissimilar individuals is known as hybrid and that process is known as what is known as hybridization। ठीक है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है। अगेन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जीनोम। जिन बच्चों ने वीडियो स्किप करी होगी उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये रेलगाड़ी कैसे छूट रही है, पर जिन्होंने स्टार्टिंग से वॉच किया है उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जीनोम क्या है? ऑर्गेनिज्म का क्या होता है कि टोटल सेट ऑफ जीन्स उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं जीनोम। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ द जेनेटिक सेट्स और द जीन सेट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल आर नोन एज द जीनोम। द पॉइंट दैट इज टू बी कंसिडर्ड हेयर इज द हैप्लॉइड सेट। डिप्लॉइड सेट को आप कंसिडर नहीं करते हैं जीनोम में, हैप्लॉइड सेट को कंसिडर करते हैं। वो जब आप अभी हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज भी डिस्कस करेंगे तब आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब ये जो जीनोम हो गया वो तो हो गया हैप्लॉइड सेट। जीन पूल क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल के सारे जीनोटाइप्स को अगर आप कंसिडरेशन में लेते हैं तो होता है जीन पूल। पूल का मतलब हो गया एक समंदर, है ना, छोटा सा ही मान लो लेकिन होता है समंदर। तो उस जीन पूल में सारे के सारे जीनोटाइप्स आप इंक्लूड कर देंगे, उसको हम बोलेंगे जीन पूल। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, चलो कुछ और टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। मेरा बोर्ड भर चुका है तो मुझे जगह बनानी पड़ेगी लिखने के लिए, बाकी का छोड़ देती हूँ, जब जरूरत होगी तब मिटाएंगे, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम कम है हमारे पास। प्योर लाइन क्या होता है? देखो नाम से समझ में आ रहा है प्योर लाइन, ये बात आपने अपने हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ी होगी। हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव टू मेंटेन द प्योर लाइन ऑफ द ब्रीड। प्योर लाइन का मतलब होता है व्हेन यू गेट एग्जैक्टली सिमिलर दैट इज द होमोजाइगस इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ क्रॉस। और ये जो प्योर लाइन की मेंटेनेंस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छे से मेंटेन की जाती है, बट हाँ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इस चीज को मिमिक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मेंडल ने भी किया था उस प्योर लाइन को मेंटेन करने के लिए। उनके फ्लावर्स में उन्होंने जो भी कुछ किया था, चलो अभी के लिए रोकती हूँ मैं, पहले अपनी टर्मिनोलॉजी जो है उसको पूरा कर लो। उसके बाद कुछ क्रॉसेस आ गए, देखो क्रॉस आ गए हैं। एक और चीज जो मैंने कॉपी करेक्शन में बहुत ज्यादा बच्चों में ऑब्जर्व की है वो होती है क्रॉस को बनाने का तरीका। और उस क्रॉस को बनाने का तरीका इतना सिंपल है और यूजुअली आपके एग्जाम्स में आता है, बट व्हाट वी डू इज वी जस्ट नेग्लेक्ट द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट क्रॉस। तो उसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने उसकी
जो अलाइनमेंट है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो अच्छे से कर दिया, देन नो वन इज गोइंग टू डिडक्ट इवन 0.5 मार्क्स आउट ऑफ दैट। और अगर बोर्ड की छोड़ दें, अगर हम कॉम्पिटिटिव की बात करें, तो अगर आपने वो अपने रफ वर्क में जहाँ पर भी आपको उसको निकालना है वो अच्छे से बनाया, तो 110% गारंटीड है कि आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख के हमको बनाना पड़ेगा। क्रॉस जब मैं डिस्कस करूंगी तो मैं आपको उसका तरीका भी बताऊंगी। उससे पहले कुछ क्रॉसेस होते हैं जो स्पेशल होते हैं या जिनके नाम नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो क्यों बनाए जाते हैं, वो हमेशा एक ही पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि होता है हमारा टेस्ट क्रॉस। क्या होता है टेस्ट क्रॉस? बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, अगेन आई एम टेलिंग यू, इसलिए ध्यान से सुनना है हमको। F1 जनरेशन का क्रॉस जब हम होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर F1 का क्रॉस हो रहा है, बात समझ में आ रही है, टेस्ट क्रॉस है। लेकिन जब हम अपना F1 का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ करेंगे, तब हमको जो क्रॉस करते हैं हम उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ये क्रॉस क्यों किया जाता है? नाम में लिखा हुआ है टेस्ट करने के लिए। क्या टेस्ट करने के लिए? कि ये जो F1 हाइब्रिड जिसका हम क्रॉस कर रहे हैं वो होमोजाइगस इंडिविजुअल ऑब्टेन हुआ है कि हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल ऑब्टेन हुआ है, इसीलिए हमने इसको बोला है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस क्या होता है? देखो, बैक का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा क्रॉस का मतलब है F1 का क्रॉस आप किसी भी पेरेंट के साथ कर दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है पेरेंट के साथ कि वही स्पेसिफिक पेरेंट चूज करना है, कोई भी पेरेंट आप चूज कर सकते हैं। दैट इज द बैक क्रॉस। इसके बाद मतलब वन ऑफ इट्स पेरेंट या एनी ऑफ द पेरेंट के साथ कर सकते हैं आप। इसके अलावा होता है एक और क्रॉस जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। अब देखो, रेसिप्रोकल क्या होता है? मैथ्स में हमने अच्छे से पढ़ा है, वही सेम फंडामेंटल यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो रहा है। हम एक क्रॉस कर रहे हैं, उस क्रॉस में सपोज ए को हमने एज अ मेल चूज किया है और बी को हमने एज अ फीमेल चूज किया है। ये है हमारा क्या? ये है हमारा क्रॉस 1। क्रॉस 2 में हम क्या करेंगे? क्रॉस 2 में हमें अब जो करना है, जो हमारा ए पहले मेल था, अब हमारा जो ए है वो एज अ फीमेल पेरेंट एक्ट करेगा और जो हमारा बी पहले फीमेल था वो एज अ मेल पेरेंट एक्ट करेगा। ठीक है, ये होता है हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस। तो दिस इज ऑल अबाउट दी शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज दैट वी हैव डिस्कस। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट के नेम जो आपको याद में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले आएंगे हमारे मेंडल, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगोर जॉन मेंडल। पूरा नाम नहीं भी याद हो रहा है, मेंडल याद कर लीजिए। ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स विच ही गेव एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स विच ही प्रूव। उसके बाद आएंगे हमारे दूसरे साइंटिस्ट का नाम जो है बेटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। बेटसन को मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर नहीं बोला जाता, बेटसन को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। उसके अलावा थॉमस हंट मॉर्गन, पूरा नाम नहीं लिख रही हूं मैं, चलो आपके लिए TH लिख देती हूँ। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हैं ये, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स स्पेशली ड्रोसोफिला पे करे हैं और उसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे रिजल्ट्स भी दिए हैं। उसके अलावा एक और हैं आर्चिबाल्ड गैरड। ये किसके फादर है? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स बिकॉज ही हैज लेड टू सर्टेन डिस्कवरीज और इन्वेंशंस ऑन द ह्यूमन जीनोम, दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। आप सबसे पहले मेंडल को हमने फादर बोला है जेनेटिक्स का, तो एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो मेंडल के से ही स्टार्ट करना शुरू करेंगे। मतलब पता होना चाहिए कि मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करे, किस पर करे, वो आप सबको याद होगा, है ना, वो सबको याद रह जाता है। पी प्लांट, उसका साइंटिफिक नेम भी आप याद कर लीजिए, पाइजम सटाइवम होता है। ठीक है, याद करने का वैसे एक अजीब सा तरीका भी है, चलो बता ही देती हूँ जिनको याद नहीं रहता ये इसका साइंटिफिक नेम, कंफ्यूजन हो जाता होगा। दिवाली पे आप क्रैकर्स बर्न करते हैं, हिंट दे देती हूँ, अपने आप समझ जाना। ठीक है, दिवाली पर जो क्रैकर्स बर्न करते हैं उसमें एक क्रैकर इसके नाम से मिलता जुलता है, तो अब याद कर लेना खुद ही मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलो क्या देखने वाले हैं? मेंडल हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। तो मेंडलिज्म, मतलब मेंडलिज्म इसलिए बोला क्योंकि ही फर्स्ट कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर पी प्लांट विच इज पाइजम सटाइवम और गार्डन पी प्लांट। कौन से ईयर में किया था इन्होंने? 1863 में किया था। एक्सपेरिमेंट्स कुछ इस तरीके से रन किए थे इन्होंने कि ही गेव द
element, or he gave the concept of the gene, but at that particular point of time when he was alive, his results were not approved due to very many limitations, जैसे कि communication easy नहीं था उस टाइम पर। उसके अलावा इन्होंने जो concept दिया था बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स का इनफ्यूजन, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया गया कम्युनिटी में। उसके अलावा उसी सिमिलर टाइम पर एक और साइंटिस्ट के बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, तो उनको ज़्यादा जो हम बोलते हैं ना, वो उस टाइम पे ज़्यादा चल रहे थे, ट्रेंडिंग थे अगर आज की भाषा में बोले तो। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को उतना ज़्यादा ध्यान में नहीं दिया गया। और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं इनके, जो मैथमेटिकल वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए मेंडल अपने जीन्स के एग्जिस्ट होने का। एक्चुअली में वो जीन्स उस समय बोला भी नहीं था, हाँ जीन्स उस समय नहीं बोला जाता था, फैक्टर्स बोले जाते थे उन कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो वो सब इनके टाइम पे, मतलब मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए वो उस टाइम पे प्रूव नहीं हुए। बट येस, ड्यूरिंग द ईयर 1900 अप्रॉक्सीमेटली 3 साइंटिस्ट्स, कॉरन, ह्यूगो डी रीज, ये ह्यूगो की स्पेलिंग कुछ और ही हो गई है, ह्यूगो डी रीज and Schermak. These were the 3 scientists who rediscovered Mendel's work, and then it was अगेन इन दी पॉपुलैरिटी। इन तीनों साइंटिस्ट के रीडिस्कवरी की वजह से ही मेंडल का जो काम है वो और निखर के आया, जो पहले साइंटिस्ट ने उनको अप्रूव नहीं किया था। अब इनके रीडिस्कवरी के बाद ही वो सारी चीज़ें वापस से आ गई, एंड देन देयर केम दी एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट वी कॉल टुडे इज द जीन। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो मेंडल की इन रीडिस्कवरी के बाद, मतलब मेंडल खुद का काम को इतने अच्छे से नहीं बता पाए जितने ये तीनों साइंटिस्ट ने उन्हीं के काम को अच्छे से बताया। और उन मेंडल का जो काम था उसके सक्सेस के पीछे जो मेन रीजंस थे वो ये थे, एक तो उन्होंने जो ये पी प्लांट चूज किया था वो उनकी चॉइस बहुत बेटर थी। देखो किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपका स्पेसिमेन चूज करना इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच गोज विद द फ्लो, है ना। तो उन्होंने जो ये पी प्लांट चूज किया वो ऐसा था कि जल्दी जल्दी कल्टीवेट हो जाता था। उसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंडल ने चूज किए थे वो प्योर थे, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव को आप आराम से सेपरेट कर सकते हो, ऐसे कैरेक्टर्स थे। उसके अलावा इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे सबका स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखा था, एंड देन ही यूज्ड टू कंपेयर ऑफ द रिजल्ट्स ही ऑब्टेन। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जो मेंडल की सक्सेस का रीजन बने। साइंटिस्ट के नाम आपको यहाँ पर अगेन फिर से याद रखने होंगे। मेंडल चोज 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और हाँ, ये कैरेक्टर्स को जब मेंडल स्टडी कर रहे थे देन ऑल्सो ही मेड अ वेरी क्लेवर अप्रोच इन डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स। ही यूजुअली स्टडीड 1 or 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, ठीक है। तो उससे एक्सपेरिमेंट्स भी सिंपल हो गए, रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करना और ज़्यादा सिंपल हो गया, क्योंकि रिसर्च में सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करना इज नॉट द ओनली थिंग, यू हैव टू कंक्लूड विद द रिजल्ट्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो मेंडल ने एक क्लेवर अप्रोच की थी। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज किए थे मेंडल ने। कैरेक्टर्स में नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि हम जल्दी जल्दी रिवीजन करने वाले हैं, तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लेके चलेंगे, ठीक है। चलो नाम बता देती हूँ। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इट वॉज स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर। ये थे 7 कैरेक्टर्स। नहीं हुआ फिर से रिपीट कर लो वीडियो और सुन लीजिए आप, ठीक है। ऐसे हुआ था मेंडल का एक्सपेरिमेंट। अब इस मेंडल के एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली उन्होंने कैसे किया, मतलब क्या थे वो एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट। अभी सिर्फ हमने बेस डिस्कस किया है, क्या थे वो एक्सपेरिमेंट वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने बोला था ना आपको जो हमारा 3 आवर्स का सेशन होने वाला है वो मैं आपको ब्रेक्स के साथ दूंगी, सो दैट यू कैन हैव अ लुक इन योर रेफरेंस बुक्स और यू कैन हैव द रीडिंग, यू कैन हैव द गो थ्रू ऑफ द चैप्टर एंड देन यू कैन आस्क योर डाउट्स। डोंट फॉरगेट टू आस्क योर डाउट्स ever, because now you are at that point of time doubts carry करने का आपके पास समय नहीं है। मेरे पास तो बहुत समय है, आपके पास समय नहीं है, तो make a hurry, go through the chapter and ask your doubts if at all they are. I will make you clear in the comment section itself. Till then, stay safe, study hard, prepare yourself very best with the channel obviously. We will meet in our next lecture. Till then, stay safe, take care all of you, bye bye.